Hey guys, this is Pallavi and a warm welcome to all of you on this YouTube channel. If you want to watch related content on the NTT syllabus, then please subscribe to our channel and press the bell icon for more latest update. दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सभी चर्चा करेंगे विद्यालय संगठन के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद्यालय भवन के ऊपर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्कूल बिल्डिंग? विद्यालय भवन से आप क्या समझते हैं? सबसे पहले हम सभी चर्चा करेंगे स्कूल बिल्डिंग, फिर साइट ऑफ द बिल्डिंग, भवन की स्थिति, फिर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, भवन का स्वरूप निर्माण, फिर विद्यालय भवन का रख रखाव और साज सज्जा, इट मीन्स मेंटेनेंस एंड डेकोरेशन ऑफ स्कूल बिल्डिंग, फिर मेन पार्ट ऑफ स्कूल बिल्डिंग, विद्यालय भवन के कुछ मुख्य भागों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के इस मजेदार सेशन को शुरू करते हैं। विद्यालय भवन से हमारा अभिप्राय, विद्यालय भवन से हमारा अभिप्राय न केवल कक्षा, कार्यालय तथा प्रधानाचार्य के कमरों से होता है, बल्कि उन सभी आवश्यक भवनों एवं सुविधाओं से होता है जो विद्यालय भवन के संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। भवनों की सुविधाओं, आवश्यक भवनों एवं सुविधाओं से होता है। विद्यालय भवन के संबंध में एक बड़े ही प्रचलित विद्वान है जिनका नाम है डॉक्टर M.N. मुखर्जी। क्या नाम है दोस्तों? डॉक्टर M.N. मुखर्जी, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उनका कहना है, डॉक्टर M.N. मुखर्जी का कहना है कि विद्यालय भवन पढ़ाई के घंटों के मध्य बालक का घर समझा जाना चाहिए। जब भी विद्यालय पढ़ने के लिए बच्चे आ रहे हैं तो विद्यालय को ऐसा माहौल मिलना चाहिए, बच्चे को ऐसा माहौल मिलना चाहिए कि वह विद्यालय को अपना घर समझ सके, या उस प्रयोगशाला के रूप में होना चाहिए जहां बालक कुछ सीख सके। यह युवा केंद्र के रूप में भी होना चाहिए एवं नागरिकों के साहस का भी केंद्र होना चाहिए। यह उनके विकास के लिए मनोरंजन के साधन, पुस्तकालय एवं सांस्कृतिक सुविधाओं को भी प्रदान करे। विद्यालय को बालक एवं प्रौढ़ों के लिए सामुदायिक एवं सामाजिक केंद्र के रूप में सेवा करना चाहिए। अगर भवन की स्थिति पर चर्चा करें तो भवन की स्थिति किस पर चर्चा करें दोस्तों? भवन की स्थिति। भवन की स्थिति पर यदि चर्चा करें तो भवन की स्थिति के संदर्भ में एक बहुत ही प्रचलित विद्वान है जिनका नाम है रायबर्न। क्या है दोस्तों? रायबर्न। रायबर्न का कथन है कि यदि किसी प्रकार संभव हो तो पाठशाला के लिए नगर से बाहर स्थान प्राप्त कर लेना ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसी स्थिति में ताज़ी हवाएं ज़्यादा मिलती हैं और पाठशाला के निकट पर्याप्त खेल के मैदान भी उपस्थित होते हैं, जहां बच्चे खेलने के लिए और शुद्ध ताज़ा हवाओं को लेने के लिए सक्षम होते हैं। बच्चे खेल के क्षेत्र में भी बहुत कुछ कर सकते हैं, इसीलिए बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल का ज्ञान भी होना जरूरी होता है। इसके अलावा पाठशाला के लिए सुंदर सा स्थान प्राप्त करने का अधिक सुयोग्य मिल सकेगा। छूत की बीमारियों को पाठशाला में फैलने से रोकने का ज़्यादा अच्छा मौका मिल पाएगा। ज़मीन सस्ती होगी और रहने के लिए भी ज़्यादा जगह मिल सकेंगी। विद्यालय नगर से धुआं, गर्द, कोलाहल से दूर रहना चाहिए। यह एक ऐसी जगह पर स्थित होना चाहिए जहां चारों ओर से छात्रों को पहुंचने में सुविधा मिले। भूमि ऊंची होनी चाहिए और वैसा भूमि होना चाहिए जहां पानी का रुकाव ना होता हो, मतलब पानी नहीं लगता हो। पास में गंदे नाले आदि नहीं रहने चाहिए। भवन का विस्तार और विभिन्न उपयोगी पर्याप्त स्थान उपलब्ध होना चाहिए। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के लिए 10 एकड़ भूमि पर्याप्त होती है। सड़क के निकट परंतु उसकी धूल से दूर रहना चाहिए। भवन का मुख सड़क की ओर होना चाहिए। आसपास की भूमि उर्वरा युक्त होनी चाहिए जिस पर उद्यान कृषि की उत्तम व्यवस्था हो सके। भूमि दीमक के प्रभाव से मुक्त हो। जल आसानी से सुलभ तथा मीठा होना चाहिए। यदि अब हम सभी डिजाइन पर बात करें, एक बिल्डिंग की डिजाइन पर, भवन का स्वरूप निर्माण पर, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन, CONSTRUCTION। आप इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग पर यदि चर्चा करें तो यदि स्थान पर्याप्त हो तो एक मंजिल का भवन भी सुविधाजनक होता है।
इसके लिए एक व्यापक योजना तैयार होना चाहिए, कम्प्रिहेंसिव प्लान होना चाहिए। भवन निर्माण से पहले उसकी वर्तमान दशा, आवश्यकता एवं भविष्य की प्रगति को ध्यान में रखकर एक विस्तृत योजना बना लेनी चाहिए। अनियोजित निर्माण कार्य अनुपयुक्त तथा बाधक होता है। योजना बनाते समय शिक्षा क्षेत्र के अनुभवी व्यक्तियों और इंजीनियरों से सलाह लेना चाहिए, परामर्श लेना चाहिए। भवन की दिशा यदि उत्तर की ओर हो तो कई दृष्टियों से यह लाभदायक होता है। जैसे भारत में अधिकतर पश्चिम या पूरब की ओर से हवा के झोंके आते हैं, इसको हम लोग पूर्वैया और पश्चिमी हवा बोलते हैं। उत्तर दिशा में हवा का झोंका नहीं आता है, इसीलिए हवा के झोंकों से भी यह उत्तर दिशा में यदि हमारे बिल्डिंग का मुख है तो रक्षा होगी और सूर्य का प्रकाश भी बराबर तरीके से मिलता रहेगा। कमरों की स्थिति पर यदि चर्चा करें तो कार्यालय तथा प्रधानाचार्य का कमरा आसपास होना चाहिए। प्रधानाचार्य का कमरा ऐसे स्थान पर निकट हो जिससे उसकी दृष्टि सारे विद्यालय पर एक साथ पड़ सके। सभा भवन बीच में ठीक रहता है और प्रयोग के कमरे तथा पुस्तकालय का स्थान किनारे पर उपयुक्त माना जा सकता है। यदि कमरों की संख्या की बात करें तो कमरों की संख्या छात्रों की संख्या और विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले अनिवार्य और वैकल्पिक विषयों तथा सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था पर आधारित होता है। प्रत्येक कक्षा में जितने वर्ग हैं उसके लिए एक एक कमरे के अलावा एक पुस्तकालय, संगीत, आर्ट, दानचालय, कार्यालय, प्रधानाचार्य तथा हॉल आदि कमरे भी सम्मिलित होने चाहिए। यदि प्रकाश और वायु की व्यवस्था पर चर्चा करें, लाइटिंग एंड एयर सिस्टम, तो कमरे के ऊपर रोशनदान और आमने सामने खिड़की और दरवाजे होने चाहिए ताकि पर्याप्त मात्रा में प्रकाश मिल सके और हवा मिल सके। अब हम सभी चर्चा करेंगे विद्यालय भवन का रख रखाव तथा साज सज्जा पर, मेंटेनेंस एंड डेकोरेशन ऑफ स्कूल बिल्डिंग। विद्यालय भवन के आसपास वृक्ष लगाए जाने चाहिए। मुख्य मार्ग के चारों ओर ईंटों की पंक्तियां होनी चाहिए जो सफ़ेद रंग से पुती हुई हो। विद्यालय भवन के उद्यान में सामयिक फूल लगाने चाहिए, बहुत सारे प्रकार के फूल लगाने चाहिए और दीवारों तथा मुख्य भवनों पर सफ़ेदी होनी चाहिए। वर्ग में कुछ चार्ट टांगे होने चाहिए जिस पर उस क्लास के अनुरूप चार्ट्स होने चाहिए। छात्रों के बैठने के लिए पर्याप्त मात्रा में मेज व कुर्सी होनी चाहिए या डेस्क या और बेंच होनी चाहिए। बुलेटिन बोर्ड व सूचना पत्र यथा स्थान रखे जाने चाहिए। दीवारों तथा मुख्य भवन पर सफ़ेदी होनी चाहिए। इसके अलावा विद्यालय भवन में खेल के मैदान के लिए चिकनी व पानी सोखने वाले मिट्टी का प्रयोग होना चाहिए। यदि हम सभी आगे चर्चा करें विद्यालय भवन के कुछ मुख्य भाग पर, तो विद्यालय भवन के कुछ मुख्य भाग जो कि आप निम्न प्रकार से देख सकते हैं। मेन पार्ट ऑफ स्कूल बिल्डिंग, सबसे पहले प्रधानाध्यापक या मुख्य अध्यापक का कक्ष, इट मीन्स हेड मास्टर्स रूम। किसका रूम? हेड मास्टर का रूम होना चाहिए। हेड मास्टर के रूम पर यदि चर्चा करें तो विद्यालय भवन का कोई भी प्रारूप चयनित किया जाना चाहिए। उसके बाद आवश्यकता इस बात की है हम यह तय करें कि प्राचार्य का कक्ष कहाँ पर होगा और उस कक्ष के बाहर एक चपरासी बैठा होना चाहिए। प्रधानाध्यापक का कक्ष बहुत ही आकर्षक होना चाहिए जिसका फर्नीचर भी आरामदायक तथा आकर्षक हो। यदि हम सभी आगे चर्चा करें तो आगंतुकों के लिए भी एक कमरा होना चाहिए, मतलब जो उनसे मिलने आते हैं, जो लोग विजिटर्स हैं, उनके लिए भी एक कमरे का निर्माण किया जाना चाहिए। किसके लिए? जो आगंतुक हमारे यहाँ उस विद्यालय में मिलने के लिए आते हैं। कभी किसी अध्यापक, कर्मचारी वर्ग अथवा छात्रों से मिलने विद्यालय में कोई भी आ सकता है। मिलने के लिए स्थान निश्चित होना चाहिए। इसके लिए विद्यालय में एक कमरा आगंतुकों के लिए बनाया जाना चाहिए। यह कमरा सुसज्जित होना चाहिए और इसमें सोफा, पलंग, मेज इत्यादि सही तरीके से व्यवस्थित किया हो और शौचालय की भी व्यवस्था होनी चाहिए। कमरे में पीने के लिए साफ पानी और मेज पर कुछ समाचार पत्र और पत्रिकाएं पड़ी रहनी चाहिए। अब आगे चर्चा करें क्लासरूम की। इसके लिए क्लासरूम भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। विद्यालय है और क्लासरूम नहीं है तो विद्यालय का कोई अर्थ ही नहीं है। विद्यालय जिस दृष्टि से किसी भी विद्यालय की स्थापना की जाती है वह है ज्ञान को प्रदान करना। विद्यालय की स्थापना क्यों की जाती है?
नॉलेज प्रोवाइड कराने के लिए, ज्ञान को प्रदान कराने के लिए विद्यालय में या ज्ञानवर्धक कक्षाओं में किया जाता है और इस कारण कक्षाओं का उचित होना बहुत ही आवश्यक है। छात्रों की संख्या के हिसाब से कमरे के आकार होने चाहिए। छोटे कमरे में अधिक छात्र बैठा दिए जाने पर कठिनाई होती है और बच्चे जल्दी थक जाते हैं, जिससे उनका पढ़ने पर ध्यान केंद्रित नहीं रहता और वे इधर उधर की बातों में अपना ज़्यादा समय नष्ट कर देते हैं, जैसे कि जगह नहीं मिल रहा है या फिर अधिक गर्मी है, इस प्रकार की बातों में अपना ज़्यादा समय नष्ट कर देते हैं। कक्षा में अध्यापक के बैठने के लिए मेज कुर्सी होनी चाहिए और पढ़ाने के लिए लेक्चर स्टैंड और एक ब्लैक बोर्ड या फिर व्हाइट बोर्ड होना चाहिए। डायवर्न के अनुसार मुख्य प्रकाश विद्यार्थियों के बाईं ओर से आनी चाहिए, जिससे किए जा रहे कार्य पर परछाई न पड़े। यदि प्रकाश पीछे से आता है तो कार्य पर परछाई पड़ती है और यदि प्रकाश आगे से आता है तो आंखें चुंधियाने लगती है। इस स्थिति में दाईं ओर से आने वाला प्रकाश बहुत बुरा तो नहीं होता, परंतु उससे भी किए जा रहे कार्य पर थोड़ा सा प्रतिबिंब पड़ जाता है। अब आगे स्टाफ रूम क्या होना चाहिए दोस्तों? स्टाफ रूम भी एक विद्यालय में स्टाफ रूम का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। स्टाफ रूम का जो चर्चा करें तो स्टाफ रूम का भी होना विद्यालय में उचित माना जाता है। स्टाफ रूम भी होना चाहिए और अध्यापकों के लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें वो अपने व्यक्तिगत सामान को ताला मार करके रख सकें। अध्यापकों के बैठने के लिए भी पर्याप्त मात्रा में कुर्सी होना चाहिए और विश्राम करने के लिए एक चौकी या फिर पलंग की भी व्यवस्था कर देनी चाहिए। कमरे में शौचालय तथा स्नान गृह भी होना चाहिए। मेज पर अखबार व पत्रिकाएं होनी चाहिए, किंतु इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि पत्रिकाओं का स्तर हमेशा अच्छा हो। अब नेक्स्ट है ड्राइंग रूम। क्या है? आर्ट रूम, ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम पर यदि चर्चा करें तो बालकों को कला सीखने में कला के माध्यम से वो ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। प्रैक्टिकल करके किसी भी काम को प्रायोगिक रूप से करके अधिक ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। इसमें हम लोग विज्ञान भूगोल कक्ष, विज्ञान कक्ष में भी चर्चा करेंगे। ड्राइंग रूम में बच्चे कला के माध्यम से भी बहुत कुछ सीखते हैं। बच्चों को कला के संबंधित ड्राइंग कराने के लिए विद्यालय में एक अलग से रूम होना चाहिए और दीवारों में विभिन्न प्रकार की कलाओं से सुसज्जित होना चाहिए, और जिसके लिए उन छात्रों के मन में उस कलाओं के प्रति रुचि उत्पन्न हो और ड्राइंग बनाने के लिए जिन सामग्रियों की भी आवश्यकता होती है उन सभी सामग्रियों का उस ड्राइंग रूम में उपस्थित होना अनिवार्य है। यहाँ कार्य करने के लिए विशिष्ट प्रकार से मेज तथा कुर्सी भी होना चाहिए। अब हम सभी विज्ञान कक्ष, भूगोल कक्ष इत्यादि कक्ष भी होने चाहिए। इसके साथ विद्यालय में शौचालय और उद्यान, इसमें गार्डन भी होनी चाहिए ताकि स्वच्छ हवाएं हम लोग तक मिल सके, और पीने के पानी की भी व्यवस्था होनी चाहिए। खेल कूद का मैदान व कक्ष की भी व्यवस्था होनी चाहिए। खेल कूद के मैदान व कक्ष के बारे में यदि चर्चा करें तो विद्यालय में कुछ ऐसे खेलों की भी व्यवस्था होनी चाहिए जो कमरे में खेले जाते हैं, जिसे हम इंडोर गेम कहते हैं, जैसे कि बैडमिंटन, टेबल टेनिस। कुछ ऐसे खेल हैं जिनको खेलने के लिए मैदानों की आवश्यकता होती है, जैसे क्रिकेट, हॉकी, ये सब को खेलने के लिए मैदानों की आवश्यकता होती है। और टेबल टेनिस, बैडमिंटन या फिर लूडो, कैरम बोर्ड क्या है? इंडोर गेम है। क्रिकेट, हॉकी ये सब आउटडोर गेम है, तो इसको खेलने के लिए भी एक अलग से कमरा होना चाहिए इंडोर गेम को खेलने के लिए, और आउटडोर गेम को खेलने के लिए एक उचित मात्रा में मैदान का होना जरूरी होता है। विद्यालय में खेल सामग्री को रखने के लिए भी एक अलग से रूम की व्यवस्था होनी चाहिए। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से एक विद्यालय भवन पर शॉर्ट नोट लिखा जा सकता है, और एक विद्यालय में, किसी भी विद्यालय में इन चीज़ों का होना अति आवश्यक माना जाता है। यदि आप इसी प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहे। इसी प्रकार के सेशन हम फिर से लाते रहेंगे आपके लिए, और आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड थैंक यू सो मच।